आज का टॉपिक है वो कक्षा 11वीं का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है, लेकिन कक्षा 11वीं का जो भी टॉपिक होता है उसको ज़्यादा फोकस किया करो 12वीं वाले पे, क्योंकि 11वीं जो है ना वो कंपटीशन के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12वीं थोड़ा विशेष हो गया है, मानव भूगोल आ गया है उसमें, और मानव भूगोल उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है कंपटीशन के दृष्टिकोण से। लेकिन ये जो हम लोग का 11वीं कक्षा 11वीं है उसमें प्राकृतिक भूगोल का वर्णन है ना, कि भाई बांध क्या होता है, बाढ़ क्या होता है ना, और कई प्रकार का जो भौतिक उच्चावच है, तो किस प्रकार के भौतिक उच्चावच को क्या बोलते हैं, पर्वत पठार मैदान घाटी किसको बोलते हैं, जल समीर थल समीर, ये बहुत बेसिक चीज है ना, ज्योग्राफी का एकदम बेसिक चीज है। तो 11वीं का अगर कभी वीडियो बनता है ना तो 12वीं वाले भी उसको बिल्कुल एक बार देखो और समझो, क्योंकि ये भले 12वीं में काम नहीं आएगा लेकिन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे कॉलेज में ज्योग्राफी टॉपिक अगर सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें काम आएगा, और कंपटीशन में तो पूरा पूरा काम आएगा। तो जैसा कि आज मैं बता रहा हूँ कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, कक्षा 11वीं का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का लास्ट वाला जो चैप्टर है ना, अध्याय 23 है ना, अध्याय 23 प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, नेशनल डिजास्टर एंड हैजार्ड, इस जो है टॉपिक पर जो है आज हम बात करेंगे। इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट है ना, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है हम लोग का बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, कई प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं होती है। प्राकृतिक आपदा संकट किसे कहते हैं भी इसको समझिए। जब कोई अवांछनीय घटना, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम ही समझ लीजिए, प्राकृतिक जो है संकट एवं आपदाएं। तो जब कोई अवांछनीय घटना घटित हो जाती है ना, जिससे जन धन को हानि होता है, तो ये क्या है, एक संकट है, और इसी का जब रूप बड़ा हो जाता है तो इसको आपदा बोलते हैं। जैसे बारिश हो रहा है 2 दिन 3 दिन 4-5 दिन से बारिश हो रहा है, कोई घर से निकल नहीं पा रहा है, संकट है ये। लेकिन अब बारिश जो हो रहा है उसका पानी का जो है बहाव नहीं हो पा रहा है, और पूरा पानी एक जगह इकट्ठा हो गया और वो एरिया पूरा जलमग्न हो गया, आपदा है ये। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम वो क्या है, प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, है ना। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं वाला में, वो टॉपिक जो है हमारा है बाढ़। तो आज हम जो है बाढ़ को समझेंगे, एकदम जो है संक्षिप्त में जरूरी जानकारी आज जो है हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा बाढ़ है ना, वो किसके कारण होता है, जल के कारण होता है, वाटर के कारण होता है बाढ़। जरूरत से ज्यादा हो जाता है वाटर तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाढ़ बोलते हैं। तो ये जल क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के परमाणु जब आपस में मिल करके अणु का निर्माण करते हैं तो उस अणु को H2O मतलब जल कहा जाता है। ठीक है, जल का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। हमारे दैनिक जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षण होगा जिसमें हम जल का उपयोग नहीं करते हैं, हर जगह हम जल का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि जो हम सांस लेते हैं उसमें भी जल वाष्प होता है। अगर उसमें जल वाष्प नहीं होगा ना तो वो ड्राई हवा, सूखा हवा हमारे श्वसन तंत्र को सुखा सकता है ना, श्वसन तंत्र को सुखा सकता है। जैसे कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है, सूखा धूल डस्ट है, या धूल डस्ट वाला इलाका है, जैसे अभी गर्मी में देखना बहुत धूल डस्ट उड़ेगा, तो उस धूल डस्ट में जब सांस लोगे ना तो तुमको एकदम अजीब लगेगा, है ना, सांस लेते समय जब वो धूल डस्ट तुम्हारे अंदर जाएगा, क्योंकि धूल डस्ट है तो वहाँ नमी को वो सोख लिया है, अब नमी नहीं जा रहा है। नमी युक्त हवा हमारे लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। और शुष्क क्षेत्र में जैसे जाओगे ना, जैसे एकदम ठंडे क्षेत्र में चले गए, पहाड़ी इलाके में, तो वहाँ शुष्क एकदम सूखा हवा होता है, नमी बिल्कुल नहीं होता हवा में, तो सांस लेने में तकलीफ होता है, ड्राई एयर। तो हमारे जीवन का कोई भी ऐसा पल नहीं है जो हमारे जल के बिना अगर हम उसको करते होंगे। मतलब ये जल हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, इसी कारण कहा जाता है जल ही जीवन है। लेकिन अगर किसी चीज का बहुत ज्यादा अति हो जाता है तो वो नुकसान भी होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आप आयरन की दवाई आपको डॉक्टर ने खाने के लिए कहा है, एक तो सुबह खाना एक तो शाम को, लेकिन आप सुबह 5 ठो खा रहे हो, शाम को 5 ठो खा रहे हो, जल्दी ठीक होना है करके, तो वो फायदा करेगा क्या, नहीं करेगा, नुकसान करेगा। वैसे जब जरूरत से ज्यादा जल हो जाता है तो उसमें भी नुकसान होता है। ऐसे तो हमारी पूरी पृथ्वी में 79% क्या है, जल है, सागर महासागर है, केवल 21% हिस्से में ही क्या है, जमीन है। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर के लगभग 60% में क्या है, जल है।
हमारा शरीर का पूरा 60, हम मस्तिष्क की अगर बात करें, हम अपने मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क में 85% जल है, पता है। मस्तिष्क पानी इसीलिए ज्यादा उपयोगी है, पता है। दिमाग को स्वस्थ रखना है ना, तो भी पानी पीजिए आप। मतलब पानी पीने से क्या होता है, हमारा शरीर का मतलब फायदा ही हो, बहुत फायदा होता है ना। हर क्षेत्र में पानी क्या करता है, इफेक्ट डालता है ना। आपका दिमाग स्वस्थ नहीं है तो इसका ये भी कारण हो सकता है कि आपके अंदर क्या पानी की कमी है, आपको डिहाइड्रेशन है। कोई आदमी चक्कर खा गिर जाता है ना, क्यों गिरता है, क्योंकि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। सिर दर्द कर दिया, अचानक से चक्कर खा गिर गया, आंख अंधेरा आ गया, सामने आंख के सामने अंधेरा छा गया, क्यों, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। हमारा पूरा शरीर मस्तिष्क ही तो चलाता है हमारा, और हमारे मस्तिष्क में 85% क्या है, पानी है। ठीक है। खून की बात करें तो लगभग 79 से 80% है ना, हमारे रक्त में पानी है। ठीक है, जिसमें प्लेटलेट्स है, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है ना, प्लाज्मा है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। प्लाज्मा की बात करें तो 90% उसमें पूरा पानी ही है प्लाज्मा में। ठीक है, तो ब्लड वाला अलग से बनाया, उसमें बहुत अच्छे से जानकारी दी है, वो बायो वाला आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बायो का टॉपिक आ जाता है। यहाँ पर आज हम प्राकृतिक आपदा के बारे में बात करेंगे, और प्राकृतिक आपदा का हम बाढ़ वाला टॉपिक को समझेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जीवन के लिए जल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन यही जल जब जरूरत से ज़्यादा हो जाता है तो हमारे लिए संकट उत्पन्न कर देता है। और इसी कारण ये संकट एवं आपदा वाला चैप्टर में है ये टॉपिक, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले हम थोड़ा सा जल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। एक सामान्य जानकारी ले लिए, अभी जल चक्र को समझिए। अगर ये टॉपिक आ गया, इसमें नहीं है जल चक्र वाला टॉपिक, लेकिन इससे पहले वाले चैप्टर में है। तो अगर मैं बाढ़ वाला टॉपिक बता रहा हूँ तो लगे हाथ लगभग पूरा बता देता हूँ मैं, क्योंकि उसमें मैं आधा बताऊंगा, इसमें मैं आधा बताऊंगा, अलग अलग बिखरा के बताऊंगा ना तो क्लियर नहीं होता है। एक टॉपिक है तो उस टॉपिक को चारों तरफ से पकड़ो अच्छे से, ताकि हर तरफ से जो है एक ही बार में समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, जल चक्र किसे कहते हैं। जल चक्र, तो जल जो होता है ना, जल पानी सागर महासागर में होता है, तालाब में होता है, झील में होता है। तो जल का अपने रूप में परिवर्तन करके एक भंडार, जल के एक भंडार से जल के दूसरे भंडार तक जाना। जैसे भाई, ये तालाब में पानी कहाँ से आता है, ये समुद्र का ही तो पानी है, जो अपना रूप में परिवर्तन कर दिया, भाप बन गया। पहले पानी था, द्रव था, द्रव, अभी क्या बन गया, गैस बन गया, भाप बन गया, ऊपर उठा और समुद्र से निकल के तालाब में आ गया, नदी में आ गया, पहाड़ों में बर्फ के रूप में जमा हो गया, फिर रूप में परिवर्तन किया, बर्फ बन गया था, ठोस हो गया, अब फिर रूप में परिवर्तन किया, फिर द्रव बन गया, फिर बहते बहते समुद्र में आ गया नदियों के माध्यम से। तो देखिए, है ना, जल का अपने रूप में परिवर्तन करके एक जल भंडार क्षेत्र से दूसरे जल भंडार वाले क्षेत्र में आना, यही क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। उदाहरण के लिए, समुद्र का पानी क्या बनता है, भाप बन के ऊपर उठता है, उड़ते उड़ते दूसरे क्षेत्र में जाता है, संघनित होकर बादल बन जाता है, फिर वहां बारिश कर देता है। अगर ज्यादा दूर चला गया, ठंडे क्षेत्र में चले गया, तो बारिश नहीं करता, स्नोफॉल करता है, वो है ना, हिमपात करता है, स्नोफॉल करता है, वहाँ बर्फ इकट्ठा हो जाता है। तो उसके बाद फिर वो बर्फ पिघलता है, नदियों का पानी जो है वो बर्फ पिघल करके नदियों में आके शामिल होता है, और नदियों के माध्यम से वापस वो समुद्र में आ जाता है। फिर समुद्र का पानी भाप बन के वहीं चले जाता है, फिर वापस आता है। तो ये चक्र चलते रहता है। इससे जल जो है हमारा क्या होता है, हमारा जो वाटर है वो फिल्टर होता है। अगर ये पानी चिरकाल से, मतलब बहुत ही प्राचीन समय से समुद्र में ही रहता तो गंदा हो चुका होता अभी तक। तो ये फिल्टर होते रहता है, साफ होकर के फिर वहाँ साफ पानी के रूप में पहुँचता है, फिर वापस आता है अपने साथ गाद वगैरह, अवसाद वगैरह लेकर के गंदा हो जाता है समुद्र में आते आते वो। इसी कारण तो समुद्र का पानी गंदा होता है, इसी कारण तो पी नहीं सकते ना उसको। अब ये खारा पानी होता है उसमें, क्योंकि विभिन्न प्रकार के, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, ये भी एक सवाल है। तो विभिन्न प्रकार के क्या है, अपशिष्ट पदार्थ नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंचते हैं, और इससे समुद्र में क्या होता है, लवण का निर्माण होता है ना। इससे क्या होता है, समुद्र में लवण का निर्माण होता है, लवण, साल्ट बनता है। ठीक है, और इसी कारण क्या है, समुद्र का पानी खारा होता है। क्लियर है? अगर ये सवाल आ गया तो बना लोगे। अभी देखिए अगला सवाल क्या है, यहाँ पर जल चक्र क्या है ये भी मैं बता दिया। जल का क्या है, एक रूप में परिवर्तन, जल का जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, यही क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। जैसे पानी का गैस, पानी जो द्रव है उसका भाप में बदल जाना, गैस में बदल जाना, और सागर महासागर से निकल करके किसी दूसरे क्षेत्र में आना,
बारिश के रूप में, हिमपात के रूप में वहाँ गिर जाना, फिर बहते बहते समुद्र में आना। ये पूरा जो चक्र है ये क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। ठीक है, ये पूरा जो चक्र है ये जल चक्र कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो जल है हमारा, है ना, वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है? हमारा जो जल है वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है? तो जो जल है हमारा वो पानी के रूप में रहता है सागर महासागर में, और बहुत जगह रहता है, नदी तालाब में भी रहता है। लेकिन ज्यादातर वाष्पीकरण जो है ना, ज्यादातर जो है वाष्पीकरण, भाप बनने की जो क्रिया है वो सागर महासागर से होती है। ऐसा नहीं है पूरा पानी समुद्र से ही भाप बनता है, तालाब से भी कुछ भाप निकलता है ना, कुछ नदियों से भी भाप निकलता है, कुछ पेड़ पौधों से भी भाप निकलता है जो तुमको पता नहीं है। हमारे जमीन के अंदर पानी है, और ये जो पेड़ पौधे के जो जड़ है ना जमीन के अंदर तक है, और ये जमीन के अंदर की नमी को सोखते हैं और इसको सोख करके तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाते हैं और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और ऑक्सीजन गैस और जल वाष्प छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं ना, ऐसे ही पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस और जल वाष्प छोड़ते हैं। तो एक चीज को एकदम ध्यान देना, अगर कहीं सागर महासागर से, कहीं जल के भंडार ग्रह से, है ना, कहीं जो है जल के भंडार ग्रह से अगर क्या होता है, पानी जो है भाप बन करके अगर ऊपर उठता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है हम वाष्पीकरण बोलते हैं। लेकिन अगर पेड़ पौधे, है ना, ध्यान देना, मिट्टी से जड़ पानी ले लेता है और उसको अपने पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और पत्तियों में क्या होता है? ऑक्सीजन और जल वाष्प वहां से निकलता है। तो जो जल वाष्प पेड़ पौधे के पत्तियों से निकलता है उसको वाष्पीकरण नहीं बोलते, उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। दोनों शब्द अलग अलग है, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। सामान्य कहीं पर जल भंडार है, तालाब है, नदी है, सागर है, महासागर है, कुछ भी है, वहां से अगर पानी डायरेक्ट भाप बन के ऊपर उठ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन, मतलब वाष्पीकरण बोलेंगे। और अगर यही वाष्प जो है पेड़ के पत्तियों से निकल रहा है तो इसको ट्रांसफराइजेशन, मतलब कि वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो भाप बन करके ऊपर उठता है वो सागर महासागर के वाष्पीकरण से होता है। जितना भी बादल है ना, जितना भी वाष्प है हमारे वायुमंडल में, 84% पूरा सागर महासागर के पानी के द्वारा भाप बन के जो ऊपर उठा है वही होता है। बाकी अन्य 16% है ना, इसमें नदी तालाब का भी आ जाएगा, है ना, कुछ हमारे त्वचा से भी निकलता है, पसीने के रूप में भाप बन के ऊपर उठता है, ऐसा नहीं है। हम भी कुछ जो है जल वाष्प सांस छोड़ते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत जल वाष्प की मात्रा होती है। और ये पेड़ पौधे है ना, इनकी पत्तियों से जल वाष्प निकलता है, ऑक्सीजन भी निकलता है प्लस जल वाष्प। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? पेड़ पौधों से जो निकलता है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसफराइजेशन, है ना, और वाष्पीकरण मतलब वेपोराइजेशन। ठीक है, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन दोनों शब्दों को ध्यान देना। ज्यादातर जो गैस होता है ना, जल वाष्प जो होता है वो सागर महासागर का होता है 84%, और अन्य का 16%। ये दो डाटा है, 2 नंबर है, इसको याद रखना है ना। अगर कुछ आंसर मेकिंग कर रहे हो और उसमें ऐसा टाइप का कुछ परसेंट, इतना परसेंट ऐसे करके बताते हो, तो हमारे आंसर मेकिंग जो हम करेंगे ना, जो सॉल्यूशन हम वहाँ पर बताएंगे, उसमें थोड़ा सा वजन आ जाता है, पता है। पर सीधा हवा हवाई बात ऐसी अगर लिख दोगे तो हाँ ठीक है, अपने मन से लिखा है ऐसा सोचेगा सामने वाला। और ये डाटा को लिखने से आंसर में वजन आता है, तो ये आगे भी हमारे बाद में आदत बना रहता है। अभी देखिए है ना, यहाँ पर सागर महासागर का जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उठता है। पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन के रूप में पानी भाप बन करके जो है ऊपर उठता है। ऊपर जाने के बाद ये जो जल वाष्प है ये बहते बहते किसी दूर इलाके में चले जाता है, ठंडे क्षेत्र में, और वहाँ संघनित हो जाता है। संघनित होना मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। जैसे हम सभी यहाँ पर एक जगह इकट्ठा हुए हैं ना, तो संघनित होना का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। ज्यादातर कोई भौतिक पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस, जब ठंडा होता है ना तो संघनित होता है, और जब गर्म होता है ना तो उसका आयतन बढ़ जाता है, वो दूर फैलता है। गर्म होने पे वो दूर फैलता है और ठंडा होने पे वो संघनित होता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, भारी हो जाता है। तो वैसे ही जब जल वाष्प क्या होता है? ऊपर उठता है,
ठंडा क्षेत्र में चले जाता है तो वो जल वाष्प क्या होता है, उसका संघनन होता है, वो संघनित हो जाता है, सभी जल वाष्प एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो यही तुम देखते हो कि अरे बादल दिख रहा है, देखो ऐसे जल वाष्प सब जगह है, तुम्हारे और मेरे बीच में भी क्या है, जल वाष्प है, लेकिन मैं तुमको क्लियर देख पा रहा हूँ। अगर यही जल वाष्प की मात्रा बढ़ गई तो मैं इसको क्या बोलूंगा, अरे धुंध कोहरा आ गया, ऐसा बोलूंगा ना, कोहरा आ गया बोलूंगा। ज्यादा बहुत ज्यादा ठंड के समय में हो जाता है, सुबह सुबह, है ना, क्योंकि दिन भर क्या रहता है, भाप बन के पानी ऊपर उठा रहता है, रात को क्या रहता है, ठंडा हो जाता है और सारा जो भाप है संघनित हो जाता है और भारी होकर नीचे आ जाता है धरातल में, तो हमको कोहरा दिखता है सब तरफ। तो ये एक सामान्य सी चीज है ना, ये संघनन, गैसों का क्या होना, इकट्ठा होना संघनन कहलाता है, जल वाष्प का इकट्ठा होना संघनन कहलाता है। संघनित होने पर क्या होता है, जो हमारा जल वाष्प है वो भारी हो जाता है और नीचे आता है भारी होकर के। अब देखो ये संघनित हो गया, जो भी जल वाष्प सागर महासागर से या अन्य माध्यम से जो ऊपर उठा था पानी गैस बन करके, वो गैस क्या होता है, इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने के बाद वो गैस जो है धीरे धीरे भारी होने लगता है। अब वो गैस जब संघनन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो बादल हमको व्हाइट कलर में दिखने लगता है, और जब वो संघनन बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारा जल वाष्प इकट्ठा हो जाएगा तो हमको काला बादल दिखने को मिलता है। व्हाइट कब दिखता है, जब हल्का संघनन है, कम जल वाष्प है, सूर्य की किरण आर पार आ जा रही है तो वो बादल चमकता है, व्हाइट दिखता है। अब जब वही बादल एकदम ज्यादा संघनित हो गया है, बहुत ज्यादा जल वाष्प इकट्ठा हो गया है, तो सूर्य की किरण को भी रोक देता है, वो सूर्य की किरण आर पार नहीं जा सकती, तो फिर वो काला दिखता है, क्योंकि उधर से सूर्य का किरण नहीं आ रहा है, अंधेरा हो गया वहां पे, तो काला दिखता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संघनन जब होता है तो इससे बादल का निर्माण होता है, और ये बादल है ना धीरे धीरे इसमें संघनन और ज्यादा होते जाता है, तो वो जो गैस है वो इकट्ठा होकर के जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है और भारी होकर के गिरने लगते हैं, इसी को वर्षण बोलते हैं। ठीक है, वर्षण, वर्षण में क्या होता है, देखिए इसमें जो जल वाष्प है वो संघनित होकर के बादल का रूप ले लेते हैं, और ये बादल में जो गैस होते हैं वो आपस में जुड़ करके वो जल के बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं और वर्षण होता है। वर्षण होता है तो जो गैस है ना, जो भाप है गैस के रूप में ऊपर उठी थी, वही द्रव में परिवर्तित होकर दूसरे जगह नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरने के बाद बहते बहते वो वापस वहीं पर आ जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, अगर कहीं पर क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, अगर कहीं पर जो है बारिश हो रहा है, तो वो बारिश का जो पानी है वो बहते बहते वापस सागर महासागर में आएगी, लेकिन पूरा पानी नहीं आएगा 100%। कुछ पानी जो है हमारा जो जमीन है वो भी सोख लेगा। भाई मान लो जाए एक टैंकर पानी तुम मंगाओ, एक टैंकर पानी को यहीं पर गिरा दो पूरा सड़क के बीचों बीच, तो पूरा पानी बह के नाली में चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, कुछ तो वो भी सोखेगा ना, जमीन भी सोखेगा, कुछ कुछ को गर्मी के दिन में ज्यादा सोखेगा, ठंड के दिन में कम, बारिश में थोड़ा कम सोखेगा, क्योंकि पहले सोख लिया है बहुत सारा। तो जब बारिश होता है तो कुछ जल को धरती की सोखती है, तो जो जल धरती सोखती है उसको क्या बोलते हैं? अंतःस्पंदन बोलते हैं। अंतःस्पंदन, जब धरती जल सोखती है ना तो इसको अंतःस्पंदन बोलते हैं। ये बहुत जरूरी है, धरती में मिट्टी में नमी बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मिट्टी में नमी खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, वो बंजर हो जाएगा। तो अंतःस्पंदन की क्रिया बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला है क्या? धरातलीय प्रवाह। तो जब क्या होता है भाई, जब बारिश होती है और बारिश का पानी कुछ जो है जमीन सोख लेता है, बाकी सारा बारिश का पानी बह करके छोटे छोटे नलियों से होते हुए नदियों तक पहुंच जाता है, और वो नदी से होते हुए सागर महासागर की ओर बढ़ने लगता है। तो जो नदियों के माध्यम से जो पानी सागर महासागर की ओर बढ़ता है, इसको धरातलीय प्रवाह बोलते हैं। क्लियर है? धरातलीय प्रवाह क्या है? तो जब बारिश होता है तो बारिश होगा तो दो कंडीशन देखने को मिलेगा, या तो बह के निकल जाएगा पानी, या तो फिर उसको पानी को जमीन सोख लेगा। तो कुछ पानी को जमीन सोखता है जिसको अंतःस्पंदन बोलते हैं, और कुछ पानी जो है बह करके सागर की ओर बढ़ने लगता है, जिसको हम धरातलीय प्रवाह बोलते हैं। है ना, नदियों वगैरह में क्या होता है? धरातलीय प्रवाह होता है ना। नदी क्यों बहता है? धरातलीय प्रवाह के कारण। धरातलीय बहाव, जो बारिश हुआ पानी वो ढाल की तरफ बहने लगता है, जिसको धरातलीय प्रवाह बोलते हैं। ठीक है, ये स्थिति है। अगर नहीं बहा तो क्या हो गया? मान लो जाए अगर वो पानी नहीं बहा तो क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में वहां पर पानी इकट्ठा होने लगेगा, और जरूरत से ज्यादा पानी इकट्ठा होने लगेगा तो आसपास का पूरा इलाका जलमग्न हो जाएगा, और उसी को तो बाढ़ बोलते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा टॉपिक क्या है? बाढ़।
तो बाढ़ क्या है, किसी विशेष स्थान पर अवांछित, मतलब कहीं पर क्या है हम गड्ढा कर दिए हैं, जानते हो ना मनरेगा के तहत गोदी खोदते हैं सब लोग, तालाब वालाब को खुदाई होता है ना, गोदी खोदना बोलते हैं। तो वो क्यों खोद रहे हैं, वहां पर गड्ढा क्यों कर रहे हैं, ताकि बारिश का पानी वहां पर इकट्ठा हो। तो ये वांछित है, हमारी इच्छा से हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है, ये जो नदी तालाब का जो पानी है वो इसका लेवल बढ़ने लगता है और ये गांव तक पहुंच जाता है ना। यहाँ पर भी तुम लोग देखो, जब ज्यादा बारिश होता है तो हमारा नाली वाली पूरा भर जाता है, सड़क में पूरा पानी जो है फैल जाता है। तो ये हम चाहते हैं कि ऐसा हो करके, नहीं चाहते। तो ऐसी घटनाएं जिसको हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हो जाता है, उसको अवांछित घटनाएं कहा जाता है। ठीक है, अब इसको समझो, बाढ़ किसको बोलते हैं, तो किसी विशेष स्थान पर जो अवांछित एवं अस्थायी, बाढ़ आता है हमेशा के लिए आ जाएगा क्या, जैसे यहाँ पूरा बिरगांव बाढ़ आ गया, भर गया, अब ये हमेशा हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगा, पूरा तालाब बन जाएगा ही नहीं होगा ना, मौसम चेंज होगा, पानी फिर गायब हो जाएगा। तो इसी कारण अस्थायी होता है ये जो बाढ़ है ना। तो यहाँ पर देखो, किसी विशेष स्थान पर जब अवांछित और अस्थायी जल का भराव होता है ना, मतलब वो एरिया पूरा जलमग्न हो जाता है। और ये जलमग्न कैसा होता है, अवांछित होता है, हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी होता है। दूसरा अस्थायी होता है, मतलब कुछ समय के लिए होता है, जैसे केरल में आया है ना, केरल में आया तो पूरा केरल अभी भी डूबा है क्या, नहीं डूबा है, सब ठीक हो गया। इस कारण ये अस्थायी है, हमारी इच्छा से आया क्या, नहीं आया, तो ये अवांछित है। तो इसको ध्यान रखना, बाढ़ किसे कहते हैं, अगर आ गया 2 नंबर में, तो किसी विशेष स्थान पर अवांछित एवं अस्थायी जो जल का भराव होता है उसको बाढ़ कहते हैं। या तो फिर जब किसी स्थान पर अवांछित, जब कोई क्षेत्र अवांछित तरीके से जलमग्न हो जाता है तो उसको बाढ़ कहते हैं। या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो, किसी विशेष स्थान पर अवांछित एवं अस्थायी जल के भराव को क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। अब ये बाढ़ आता क्यों है, क्या कारण है, भाई बारिश तो हर साल आता है लेकिन बाढ़ कभी कभी आता है। तो ये बाढ़ आने के पीछे कारण क्या है, तो चलिए हम समझते हैं कारण, है ना, बाढ़ आने के पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। धरती का तापमान क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। कई प्रकार के ग्रीन हाउस गैसें हम क्या कर रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं, जिसके कारण सूर्य की किरण धरती पर आ तो रही है लेकिन वापस अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं हो पा रही है, पृथ्वी के अंदर ही फंस के रह जा रही है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है और हमारे जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगे हैं। तो जब ग्लेशियर पिघलता है ना, तो ग्लेशियर का पानी पिघल के किसमें जाएगा, समुद्र में जाएगा, और समुद्र का लेवल क्या होगा, ऊपर उठेगा। और जब समुद्र का लेवल ऊपर उठेगा तो समुद्र के किनारे जो बस्ती गांव वगैरह बसे हुए हैं वो पूरा उसमें डूब जाएगा, है ना भाई। तालाब, जब तालाब में पानी ज्यादा भरा आ जाता है, दूर तक फैल जाता है ना उसका पानी, तो समुद्र में जब पानी भरा आएगा तो दूर तक फैल जाएगा। हाँ, कौन सा था, कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट, है ना, समुद्र के अंदर डूब गया। कोकोस प्लेट जो है मध्य अमेरिका का एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है। तो इससे क्या है, एक तो ऐसे ही धरती में 21% जगह है जो जमीन है, और वो 21% में भी बहुत सारा जमीन क्या है, बंजर है, मरुस्थल है। ये रूस के जैसा, ये अफ्रीका के कालाहारी जैसा कुछ कुछ जगह रहने लायक है, उसमें हम लोग रहते हैं। अगर वो भी जलमग्न हो जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ पिघल रहा है, और बर्फ के पिघलने के कारण क्या हो रहा है, ये बहुत सारे जो स्थलीय क्षेत्र हैं वो सभी स्थलीय क्षेत्र क्या हो रहे हैं, जलमग्न होते जा रहे हैं। बाढ़ आ रहा है वहां पर, जलमग्न हो जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, बाढ़ का दूसरा कारण क्या है, अत्यधिक वर्षण। जब बहुत ज्यादा वर्षा होने लगता है तो वो वर्षा का पानी का जो है निकास नहीं हो पाता सही तरीके से। हल्के से वर्षा होगा तो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, लेकिन कम समय में जब बहुत ज्यादा वर्षा हो रहा है और अगर उस क्षेत्र का जल निकास व्यवस्था सही नहीं है तो वो पानी वहां इकट्ठा होने लगेगा और वो पूरा इलाका क्या हो जाएगा, बाढ़ ग्रसित हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कारण है बाढ़ आने का। तीसरा कारण क्या है, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन जैसा कि मैं बताया था, ये हमारी नदी है ना, नदी बह रही है। अब बाढ़ में क्या हो गया है, पानी ज्यादा हो गया है ना, बाढ़ के समय में क्या हो गया, नदी में पानी ज्यादा हो गया, तो नदी के इस तरफ है ना, और ये नदी के इस तरफ जो किनारा है उसकी जो मिट्टियां हैं वो भसक करके नदी में गिर जाता है। तो नदी का जो इतना बड़ा था वो इतना बड़ा हो गया अब नदी,
तो इतना बड़ा था नदी, तो इस इलाके में कुछ कर सकते थे, सब्जी भाजी लगा सकते थे थोड़ा बहुत, है ना, कोई आदमी रहता भी था वहाँ झोपड़ी वोपड़ी बना के सब्जी वब्जी। अब क्या हो गया, ये इलाका जो नदी का था अब आसपास का मिट्टी उसी में भसक गया और नदी का क्षेत्र इतना बढ़ गया, तो ये पूरा जमीन वेस्ट हो गया ना। फिर भाई ऐसा नहीं है नदी बड़ा हो गया तो पानी ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं, पानी तो उतना नहीं आएगा जितना पहले आता था। पहले क्या था, नदी पतला था, गहरा था, छोटे से जगह में काम चल जा रहा था। अब नदी क्या हो गया, उथला हो गया और फैल गया है। और नदी उथला हो गया फैल गया तो ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा ना, क्योंकि वो वातावरण के ज्यादा संपर्क में है। नदी जब गहरा होता है या पतला होता है तो वाष्पोत्सर्जन कम होता है, हम पानी का उपयोग कर सकते हैं, है ना। ये नदी क्या हो गया, फैल गया, इसमें नाव भी नहीं चल सकता। तो ये क्या है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन धीरे धीरे नदी फैलते रहता है, फैलते रहता है। नदी कई बार अपना रास्ता ही बदल देता है, जिसके कारण क्या आता है, बाढ़ आता है। जैसे कि बिहार की कोसी नदी, बिहार का शोक जिसको बोलते हैं, है ना, वहां पर क्या होता है कि नदी जो है हर बार अपना रास्ता बदल देता है, क्योंकि नदी जब बहते बहते आता है ना तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेकर के आता है और अपने ही रास्ते में रुकावट डाल देता है। नदी बहते बहते पानी बस नहीं लाता है, कंकड़ पत्थर बहुत सारा गाद भी लेके चलता है। तो कोसी नदी बहुत सारा गाद लेके आता है, क्योंकि वो पहाड़ से एकदम ऊपर से आ रहा है, तो बहुत सारा कंकड़ पत्थर वहां से घसीट के लाता है और वो बहते बहते सारे कंकड़ पत्थर को अपने सामने में ही दबा देता है, जिसके कारण उसी के मार्ग में रुकावट हो गया तो वो ऐसे साइड से जाता है। तो कोसी नदी हर साल क्या करता है, अपना रास्ता चेंज कर देता है, इसी कारण हर साल कोसी नदी वाले इलाके में बाढ़ आ जाता है। जैसे ये नदी है, मृदा अपरदन हो गया तो पता है यहाँ पर बाढ़ आएगा तो इसी किनारे वाले इलाके में आएगा, लेकिन कोसी नदी में अपरदन नहीं होता और रास्ता ही बदल देता है, अब इधर से जा रहा है अब इधर से जाएगा। तो वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है कोसी नदी, ठीक है। तो मृदा अपरदन और नदियों का अवसाद है ना, यहाँ पर लिख लेना, मैं नहीं लिखा हूँ, नदियों का अवसाद, ये क्या है, बाढ़ का एक बहुत बड़ा समस्या है। मृदा अपरदन हो गया तो नदी फैल जाता है, आसपास के इलाके को जलमग्न कर देता है, और अवसाद हो गया नदी में बहुत ज्यादा तो भी पानी क्या हो जाता है, नदी का फैल जाता है। नदी गहरा होगा तब सही है, गहरा नहीं है, उथला है, अंदर में पूरा अवसाद भर गया है तो समस्या है, ठीक है। तीसरा देखो, भूमि के स्पंदन में कमी। बाढ़ कब आता है, जब बारिश हुआ लेकिन तुम्हारा मिट्टी क्या है, उपजाऊ नहीं है, अच्छा वो पानी को सोख नहीं सकता अच्छे से, है ना। आजकल देखो इतना धूल डस्ट बढ़ गया है चारों तरफ, है ना, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ गई है। तो आप क्या किए हो भाई, बारिश हो रहा है लेकिन सब जगह लेंटर बना दिए हो, सब जगह सड़क बना दिए हो, टाइल्स, जैसे शहरों में होता है शहरीकरण, देखोगे ना शहर के लोग कहीं भी मिट्टी देखना पसंद नहीं करते, हर जगह क्या होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, हर जगह सीमेंट का सड़क होना चाहिए, घर में मेरा टाइल्स होना चाहिए, ताकि एक चम्मच भी पानी गिर जाए ना तो पूरा साफ हो जाए, बिल्कुल भी वहां पर गीला ना हो। इससे क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी होती है, मिट्टी ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, और जब मिट्टी सूख जाता है, जमीन में पानी नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो पानी वहीं पर रहेगा ना ऊपर में, और भाई जल भराव तो होगा ही होगा। पहले भी जब हम लोग शुरू में आए थे ना 15-18 साल पहले, यहाँ पर तो बारिश उस समय भी होता था, लेकिन जैसे बारिश होता था सूख जाता था पूरा इलाका, कहीं कहीं डबरा उबरा रहता था, सूख जाता था। आज के समय 15 मिनट भी अगर अच्छे से बारिश हो गया ना तुरंत भर जाता है, क्योंकि भूमि स्पंदन नहीं हो पाता ना, मतलब जमीन पानी को सोख नहीं पाता, और भाई जब जमीन पानी को सोखेगा नहीं तो पानी जाएगा कहाँ, ऊपर में ही रहेगा, और ऊपर में रहेगा तो बाढ़ तो आएगा ही आएगा, जलमग्न होगा पूरा इलाका, ठीक है। तो कई यहाँ पर आसपास के जो घर है ना, वो घर के अंदर तक पानी घुस जाता है, बाढ़ वो है ना, बारिश के समय में बाढ़ आ जाता है पूरा। अगला देखिए, बांध का टूटना, ये एक मानवीय कारण है। देखो बाढ़ आना कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, मानवीय घटना भी हो सकता है। बाढ़ आने के पीछे केवल एक प्राकृतिक कारण नहीं है, मानवीय कारण भी हो सकता है, ठीक है। और ज्यादातर तो मैं मानता हूँ कि बाढ़ आना एक मानवीय कारण ही है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस छोड़ रहे हैं, है, और इसी कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। इस कारण गर्मी में देखो जरूरत से ज्यादा गर्मी, इस साल देखना 2016 का रिकॉर्ड तोड़ेगा बोल रहे हैं मौसम विभाग के लोग। गर्मी में, बारिश में जरूरत से ज्यादा बारिश, ठंड में जरूरत से ज्यादा ठंड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, प्रकृति को संतुलित होना चाहिए। तो देखिए हमने बांध बना दिया, बहते हुए नदी को क्या कर दिया, हमने रोक दिया। अब बहती हुई नदी को हमने रोक दिया, जब ज्यादा बारिश हो गया तो बांध है वहां पर बाढ़ आ जाएगा, और बांध को खोल दिए तो उस पार बाढ़ आ जाएगा। ये पानी को रोक दिए, बहुत बारिश हो गया, यहाँ बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, बांध नहीं बना रहता, सीधा पानी चले जाता समुद्र में। बांध बना दिया, बारिश हो गया तो पूरा एरिया भर गया, बाढ़ आ गया ना। अब तुम सोचोगे अरे पूरा एरिया भर गया, बांध को खोलो। अब बांध को खोलोगे तो उधर बाढ़ आएगा। तो ये भी क्या है, मानव निर्मित है। कहीं बांध फट गया तो फिर तो और बहुत बड़ी समस्या हो जाती है।
ठीक है, तो ये जो है ये स्थिति है। तुम लोग देखो हर साल जब भी अचानक से बांध का पानी यहाँ पर खोला जाता है, हम लोग के ये पठारी डी वाले में क्या हो जाता है, अचानक से पानी का लेवल बढ़ जाता है। अभी देखोगे ना पूरा सूखा रहेगा नदी, फिर 2 घंटे बाद आके देखोगे ना पूरा भर जाता है नदी, बांध खोल देते हैं ना उधर शिवनाथ नदी वाला। तो इस कारण क्या है, नदी वदी में जाना भी थोड़ा खतरा रहता है। बहुत कई बार सुना ही आया है, अचानक से पानी का लेवल बढ़ गया तो बहुत सारे लोग डूब के मर गए, 2 लड़के डूब के मर गए, है ना, न्यूज में आते रहता है, तुम लोग सुने होंगे। तो ये मानव निर्मित है ना, प्राकृतिक नहीं है, ये बांध वाला मानव निर्मित है। तो ठीक है, ये हमारा टॉपिक आज क्लियर हुआ, सिंपल था। जल के बारे में बता दिया, जल चक्र के बारे में बता दिया, और कैसे क्या होता है, बारिश होता है ये बता दिया मैं, बाढ़ क्या होता है और किस कारण से बाढ़ होता है। अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है, बाढ़ से बचने के लिए उपाय क्या है ये आप बताएंगे। बाढ़ क्या है बता दिया, किस कारण से होता है ये मैं बता दिया, अब इससे बचने के उपाय आपको बताना है ना। हो सकता है पेपर में इसी चीज को बस पूछ दे, बाढ़ से बचने के उपाय, बाढ़ से बचाव के ऊपर जो है आप 5 टॉपिक लिखिए, है ना, 5 पॉइंट में उत्तर दीजिए। ऐसा टाइप का अगर कुछ सवाल आ गया पॉइंट बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है, कोई भी आंसर हो। अगर ये आ गया तो ये आप कैसे बताओगे, ये वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है कि भाई बाढ़ से बचाव आप कैसे करेंगे, है ना। इसके ऊपर जो है आप बिल्कुल 60 शब्दों में जो है इसका उत्तर दीजिए। 60 शब्दों में आ जाएगा, 100 शब्दों में भी आएगा तो बाढ़ से बचाव नहीं आएगा, है ना। वो एक छोटा टॉपिक है, ये पूरा को हो सकता है पूछ दे। तो 60 शब्दों में या तो फिर 6 पॉइंट में आप कल लिख करके लाएंगे कि बाढ़ से बचाव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, चलिए कितने समय का बन गया।